अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन अगर सबको क्लियर है तो प्लीज़ एक दफ़ा मुझे कन्फर्म बता दें ताकि मैं शुरू करूँ। अच्छा, अगर मेरा इंटरनेट का अगर कोई भी बीच में मसला हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ना मतलब मसला कर रहा था, तो काइंडली आप फिर मुझे बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है? तो अगर फिर भी बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यू हो गया कि मैं लेफ्ट ही हो जाऊँ मीटिंग, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी कह रही हूँ, तो फिर हम कल कंटिन्यू कर लेंगे अगर सबके लिए ईज़ी हुआ तो। अच्छा, फॉरएवर आर्टिक सी, पहली तो चीज़ ये कि एक जो हमारे पास सप्लीमेंट की जो बॉटल है ना, उसके अंदर 120 सॉफ्ट जेल्स होती हैं, ये इसके ऊपर भी मेंशन है और ये मुझे लगता है सबको पता भी होगा इस चीज़ में, ठीक है? अब ये हमने किस तरह से इनटेक करनी है, इनका क्या फ़ायदा है, ये सब मतलब प्रेज़ेंटेशन में आज मैं सब कुछ डिटेल में गाइड कर दूँगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगी कि कोई मिस है, तो आप प्लीज़ एंड पे मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस प्रेज़ेंटेशन में सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा इस सप्लीमेंट का, इस टैबलेट्स का जो है वो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता दूँगी। फिर उनके इंग्रीडिएंट्स में मैं थोड़ा बताऊँगी कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होते हैं और हर इंग्रीडिएंट का हमारी हेल्थ में क्या-क्या डिफरेंट मतलब बेनिफिट्स होते हैं और वो सब बेनिफिट्स मैं डिटेल में भी बताऊँगी। और एंड पे उसका क्या यूसेज फॉरएवर हमें क्या कहती है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करो और हम अपनी डाइट के साथ किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और हम उसके अलावा और क्या डाइट यूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को उस जैसे फ़ायदा वगैरह हो जाए, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स या मेडिकल चीज़ें ऐसी मतलब वर्ड्स में यूज़ करूँगी, शायद आपको मतलब थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मैं जितना उसको ईज़ी हो सकता है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये एक पहली बात तो डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है? ये मेडिसिन नहीं है। अब मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मेडिसिन किसी भी डिजीज़ या कोई आपकी जो मेडिकल कंडीशन होती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई मेडिकल डिज़ीज़ है, उसको ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट ये होता है कि हम अपनी डेली रूटीन की जो डाइट में हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए, उनकी कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाई गई हैं कि अगर आपकी डाइट में वो चीज़ें नहीं हैं, तो आपकी बॉडी को कोई इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो या आपकी बॉडी प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसीलिए डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाई गई हैं, ठीक है? अच्छा, ये फॉरएवर खुद भी ये चीज़ कहती है कि जो फॉरएवर का जो ये आर्टिक सी है, उनका जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए नहीं होती। जैसे अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ इसको यूज़ करें और हम लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉरएवर खुद ये चीज़ यानी वो नहीं कहती है कि ठीक है, वो कह लो कि क्लेम नहीं करती खुद भी। तो हम लोगों को भी जो वीडियोज़ या हम जो भी अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करें या पेशेंट्स को रिकमेंड करें, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप इसको एक एज़ अ मेडिसिन ही यूज़ कर लो, ठीक है? हम उनको हमेशा यही कहेंगे आपने इसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करना है। अच्छा, डाइटरी सप्लीमेंट और मेडिसिन्स में ये भी फ़र्क होता है कि एक ऐसी आपकी मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती है कि आपको मेडिसिन्स पे आना पड़ता है। लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट से ये हो जाता है कि आप मेडिसिन के साथ-साथ वो डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ करते जाते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, आपको फिर मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी मेडिसिन्स छूट जाती हैं, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसा मेडिसिन यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फॉरएवर जो ये सप्लीमेंट बनाया ने कि फॉरएवर जो ये आर्टिक सी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स हैं, ठीक है? जिसमें उन्होंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उसका सप्लीमेंट बनाया है, ठीक है? अच्छा, अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये चीज़ मैं आपको आगे जाके डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी और हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स देती है। पहली चीज़ तो ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है? कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर लेती है, कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमें अपनी इनटेक में यानी डाइट के थ्रू या हमें ओरली इनटेक करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि फॉरएवर का जो ये आर्टिक सी है, ये ग्लूटेन फ्री है, ठीक है? और एक बॉटल के अंदर 120 सॉफ्ट जेल्स होती हैं। अच्छा, अब हम अगर उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं ना, तो इस सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट का ये मैंने आपको जो पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है, उसका भी मैंने लेबल लगा दिया है, ठीक है?
अच्छा, उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर होते हैं वो नेचुरल फिश ऑयल होता है। अब 4 तरह की फिशेज़ यूज़ की गई हैं। एक है एंचोवी, एक साल्मन फिश है, एक कॉड फिश और एक सार्डिन। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये 4 फिशेज़ यूज़ की गई हैं। अच्छा, अब इंग्रेडिएंट्स और इनका लेबल लगाने का ना मकसद ये होता है हर प्रोडक्ट के अंदर कि अगर कोई भी पर्सन जिसको फिश से एलर्जी है ना, तो वो इंग्रेडिएंट सबसे पहले पढ़ता है। अगर वो उसको एलर्जी है तो उस फिर ये वाला प्रोडक्ट वो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो होता है कैलमरी ऑयल होता है। कैलमरी ऑयल भी आप ये कह लो कि इसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला ऑयल होता है, ठीक है? उसके अंदर जेलेटिन होती है, उसके अलावा ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है? ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या विटामिन ई के सोर्स की वजह से इन्होंने डाला है, ठीक है? उसके अलावा ह्यूमेक्टेंट होता है। ह्यूमेक्टेंट एक ग्लिसरीन होती है, ठीक है? ग्लिसरीन आपको पता है सबके घरों में होती है, लाइक थोड़ा-सा सॉफ्ट उसका वो देने के लिए, और दूसरा हीलिंग इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। उसके बाद प्योरिफाइड वाटर है, उसके अलावा लेमन ऑयल और लाइम ऑयल है, ठीक है? वो सिर्फ फ्लेवर ऐड करने के लिए। उसके अलावा डी अल्फा टोकोफेरोल्स हैं, ये जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कह लो कि कोई भी ऐसी जर्म्स या कोई कैंसर सेल या कोई एबनॉर्मल सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये होता है कि उनको हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करने से पहले उसको खत्म कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उसको फर्क ना पड़ सके उस चीज़ से, ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले गए हैं। अच्छा, अब हम उसके बेनिफिट्स की अगर डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? कि इसके अंदर क्या-क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और हमारी बॉडी को किस-किस तरीके से वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, आपको पता है कि मतलब फॉरएवर का जो आर्टिक सी है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है? वो किस तरह बेस्ट है ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो किस तरह से है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बेस्ट है, ठीक है? अच्छा, अब फॉरएवर का आर्टिक सी हमारी हार्ट को किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है? सबसे पहली तो चीज़ ये देखें कि फॉरएवर का जो आर्टिक सी है उसके अंदर क्या-क्या ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट को उसको बेनिफिट मिल रहा है या हमारी हार्ट को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। पहले तो ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर, ठीक है? अब ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं कि हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाया जाता है, ठीक है? दूसरा ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? कैलमरी ऑयल है जिसकी वजह से हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनती है और दूसरा ऑलिव ऑयल है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ना, वो 2 तरह की होती हैं। यहाँ पे ये लिखा होगा ईपीए और डीएचए। शायद आप लोगों ने कभी इंग्रीडिएंट्स के बारे में पढ़ा हो या कभी आपने आरटीसी के बारे में किसी ने कभी सर्च किया तो ईपीए और डीएचए के बारे में लिखा होगा, ठीक है? ये इनका मतलब मेडिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है? ये ईपीए होता है इकोसापेंटानोइक एसिड और डीएचए होता है, इसको कहते हैं बस ईपीए और डीएचए। इन दोनों का काम क्या होता है? सबसे पहले तो काम करता है, कह लें कि हमारी बॉडी के अंदर ही ना फैट्स होते हैं, ठीक है? ये सबको पता है। अब सबसे कॉमन हमारी बॉडी का जो फैट है ना, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है? अब ये करता क्या है? ये करता ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता। हम जो खाने खा रहे होते हैं ना, जैसे हम लोग बटर यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑयल यूज़ करते हैं, डिफरेंट फैट्स यूज़ करते हैं, ये उससे हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है? ये काइंड ऑफ कह लो कि हमारी बॉडी के लिए ना यानी खतरनाक वाला फैट है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? आप जैसे आपके मसल्स में फैट इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है या जो फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है जिनको, या हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है? उनकी ब्लॉकेज करवाता है। ये इस तरह वाले काम कर रहा था, हमारी बॉडी में काम खराब कर रहा होता है, समझ लें ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है? तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, ये आके इनको कम करना शुरू कर देते हैं, यानी इनको खत्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। अब ये ब्लड प्रेशर को किस तरह मेंटेन करता है, अगली स्लाइड में ना एक पिक्चर है, मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ, वहाँ से भी आपको ईज़िली पता चल जाएगा। ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखो हमारी जो वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं, आपको पता है उसके अंदर ब्लड हर टाइम सर्कुलेट कर रहा होता है, गुज़र रहा होता है, गुज़र रहा होता है। अब अगर हमारी आर्टरीज़ एक पाइप की तरह होती है ना, अगर वो कम पतली होती जाएँगी, जैसे-जैसे वो पतली होती जाएँगी ना, मतलब उनके अंदर का जो कह लो कि एरिया होगा वो कम होता जाएगा ना, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, वो तेज़ी से ब्लड गुज़रेगा उसके अंदर और जितना तेज़ी से गुज़रेगा ना, उतना हमारी हार्ट की हेल्थ को मसला होता है, ठीक है? तो इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी हमारी आर्टरीज़ को पतला नहीं होने देता, यानी उनको उनके नॉर्मल एरिया के अंदर रखते हैं, यानी उनकी नॉर्मल साइज़ उसका मेंटेन रखता है, ठीक है? ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है।
तीसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अच्छा, अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या मतलब है? यानी इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को। हमारी हार्ट की जो वेन्स या आर्टरीज होती है ना, जब वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है ना, तो वो पतला होती है, उसका साइज छोटा होता जाता है, ठीक है? तो उस वजह से हमारे हार्ट में ना सोजिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से काम पंप करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से काम करना पड़ता है, तो उसके अंदर सोजिश आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारी हार्ट के जो मसल्स होते हैं, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, चौथी चीज़ ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर हम लोग, आपको पता है, खाना खाते हैं, ठीक है? अब खाने के अंदर ग्लूकोज भी होता है, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, हमारे खाने के अंदर फैट्स भी होता है। अब जो फैट्स और इन तीनों चीज़ों से हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो जो फैट्स है जो कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम होता है। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के जितने भी फैट्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करता है, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जमने की बजाय हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम क्या करती है और किस तरीके से करती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप दो तरह के फैटी एसिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने टेस्ट कराया, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया, या कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में ना बस गंदा वाला इमेज आता है, ठीक है? अब दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एचडीएल को, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हमारी लिपिड प्रोफाइल या जो टेस्ट कराते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज आता है ना, वो ये वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, यानी हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए। अब जैसे देखो, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हमारी आर्टरीज की जो साइज है वो नॉर्मल है, कि यानी ब्लड इजीली पास कर रहा है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर ना जमना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे वो जमता जाता है ना, उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, और जब जैसे जैसे छोटा होगा साइज, हमारा ब्लड और ज्यादा प्रेशर उसका इंक्रीज होता जाएगा, वो प्रेशर ज्यादा तेजी से जाएगा जब, तो हमारा हार्ट का भी प्रॉब्लम होएगी, ठीक है? दूसरा ये कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ना हेल्दी फैट्स कहते हैं, और हम लोगों ने हमेशा, मैं आपको बताऊंगी किन खानों के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। जिन खानों के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, आपने कोशिश करनी है कि वही इनटेक रखें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल ज्यादा इंक्रीज हो, एलडीएल ना बने, ठीक है? इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हेल्दी फैट्स कहते हैं। अच्छा, अब कौन से, इससे पहले मैं आपको खाने बता देती हूँ थोड़ा सा, किन खानों के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता। वो होते हैं जैसे जंक फूड हम खाते हैं, हम फास्ट फूड्स खाते हैं, ठीक है? हम ये स्वीट्स खाते हैं, जैसे मिठाइयाँ खा ली, या केक्स खा लिए, कुकीज़ खा ली, या उसके अलावा ये हमने घी खाते हैं, बटर खाते हैं, मार्जरीन खाते हैं, ठीक है? ये इन सब चीज़ों के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सारी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है? और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किन में होते हैं, ये मैं आपको एंड वाली स्लाइड में बताऊंगी कि आपने किन किन खानों के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखो, यहाँ पे मैं लिखा है कि एचडीएल जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है? ये जो आर्टिक सी होता है, ये हमारे अंदर एचडीएल के लेवल्स को इंक्रीज करता है। दूसरा ये कि एलडीएल्स के लेवल को कम करता है। वो किस तरह से कम करता है, ये मैंने एंड वाले पॉइंट में लिखा है कि ये जितने एचडीएल होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, ये ये ब्लड के अंदर एलडीएल को अपने साथ चिपका देते हैं और इनको लेकर जाते हैं हमारे लिवर तक। फिर लिवर ये काम करता है कि उन एलडीएल को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो यानी हमारी डाइट के अंदर और वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी इन केस हमारी डाइट के थ्रू अगर एलडीएल आ भी जाता है, तो वो एचडीएल इतना ज़्यादा अमाउंट में हो कि वो एलडीएल को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे, ठीक है? अच्छा, मुझे एक दफ़ा ये चीज़ प्लीज़ बताइएगा कि मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स या मुश्किल वर्डिंग तो नहीं ना यूज़ कर रही, मगर इजीली सबको समझ आ रहा है ना ये चीज़? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी बॉडी में, अब आपको पता ही, देखो ये आप डायग्राम देख रहे हो, अगर हमारी आर्टरीज का साइज ठीक रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। अगर हमारी आर्टरीज का साइज कम हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी काम यही होता है कि हमारे हार्ट के रिदम्स को मेंटेन रखता है, ठीक है? यानी उसमें ये हमारे कोलेस्ट्रॉल्स को जमने नहीं देता हमारी आर्टरीज के अंदर। और दूसरा फिर यही बात कि जितनी भी अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, तो उसको कम कर देता है, ठीक है? अब आपको मतलब पता चला कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाके वर्क करते हैं कि हमारी ब्लड और हमारी आर्टरीज और हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।
ठीक है? इस तरह से जो होता है आर्टिक सी जो होता है वो हमारी बॉडी को बेहतर बना रहा होता है। अच्छा फिर आता है कि आर्टिक सी हमारी आईज की हेल्थ के लिए कैसे बेहतर होता है। अच्छा हमारी जो आईज होती है ना उनकी जो कह लो कि सबसे बैक वाली लेयर होती है ना उसको कहते हैं रेटिना। अब रेटिना का काम ये होता है कि हमारी जितनी भी हम जो चीज़ देख रहे हैं ना लाइट जा रही है और जो इमेज हमारी आंखों के अंदर जा रही है वो पीछे वाले जो कह लो लेयर है ना जो रेटिना है उस पे जाके इमेज बन रही होती है। अगर वो रेटिना ही खराब होगा तो हमें सही से दिखाई नहीं देता। तो जो डीएचए है ना यानी वो जो मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स बताई थी ईपीए और डीएचए। ये डीएचए जो होता है वो रेटिना का एक कंपोनेंट होता है यानी रेटिना डीएचए के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है? अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ना कुछ डिजीजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने में भी काम करता है। प्रिवेंट यानी उनसे बचा के रखता है हमें। ट्रीट नहीं, अगेन आपने ट्रीटमेंट का नाम कभी भी यूज़ नहीं करना क्योंकि फॉरएवर खुद ये चीज़ कहती है कि उनकी कोई भी सप्लीमेंट या कोई ऐसी चीज़ कोई मेडिकल कंडीशन को ट्रीट नहीं कर रही होती लेकिन प्रिवेंट कर रही होती है यानी उनको बचा रही होती है। पहली तो चीज़ ये एएमडी होता है, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन। ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है ना आपको पता है कि उनकी आई साइट वीक होती जाती है या उनकी आईज ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होती हैं। क्यों हो रहा है वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होगा डीएचए यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना वो नहीं होगा आपका रेटिना सही से काम नहीं करेगा। रेटिना सही से काम नहीं करेगा तो आपकी आईज मतलब ठीक से काम नहीं करेंगी। ठीक है? आपको ब्लर सी विजन नजर आएगा या आपको दिखना बंद हो जाएगा इस तरह से होता है। दूसरा ये कई लोगों को ड्राई आइज का इशू है। अब ये ड्राई आइज का टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इशू है। ठीक है? ये क्यों होता है? ये स्क्रीन टाइम की वजह से ज़्यादा होता है। आपको पता है हम लोग भी ऑनलाइन मतलब काम करते हैं, ठीक है? और हर टाइम हमारे आगे फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, हमारा इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है कि हमारी आइज़ जो होती है ना वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है? मेरी भी ड्राई आइज़ का इशू इसी वजह से हुआ था और ये होता भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी की वजह से है, ठीक है? अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ठीक ठीक तरीके से लेना शुरू हो जाओगे तो आपकी ड्राई आइज़ को भी रिलीफ मिलता है। अच्छा एक और डिजीज होती है जिसको आरवीडी कहते हैं। आरवीडी होता है रेटिनल वैस्कुलर डिजीज। ये जो होती है ना आपकी जो आईज के अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स होते हैं ना यानी आपका आईज के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको मेंटेन करता है। ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर वाली नहीं जो आईज के अंदर जो हर आपको छोटी छोटी सी आपको नजर आती होंगी वेन्स रेड कलर की है ना ये उनको मेंटेन रखता है। अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होती है ना वो हमारी आरटीई होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ये भी ना हमारे कह लें कि रेटिना की और हमारी आईज की ना एक लेयर होती है, सेल्स की लेयर होती है। ये उस चीज को भी प्रॉपर फंक्शन कर सके ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनका काम करती है। देखो अगर हमारे आईज के अंदर ठीक तरीके से हमारी आईज तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पहुंचेगा तो ही हम लोगों का रेटिना काम करेगा। अगर रेटिना काम करेगा तो ही हम लोगों को चीजें जो है वो ठीक तरीके से नजर आएंगी। ठीक है? अच्छा फिर आता है सॉरी फिर आता है कि फॉरएवर का आर्टिक सी हमारे ब्रेन को किस तरह से मतलब बेनिफिशियल है, हमारे ब्रेन के लिए कैसे बेनिफिट देता है। अच्छा पहली चीज ये कि जो फॉरएवर का आर्टिक सी ना वो हमारी जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना उनको कहते हैं नर्व सेल्स। यहाँ पे लिखे हैं ठीक है? हर एक ऑर्गन का सेल होता है ना अब ये डिफरेंट नर्व सेल्स इससे मिलके बना होता है। अब ये क्या होते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे जैसे आप कह लो कि सेल्स होंगे। अब हर वन सेल टू सेकंड सेल टू थर्ड सेल ये ना हमारे जैसे कह लो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? अब जैसे आप देखें कि अगर एग्जाम्पल लें कि अगर मैंने अपने फ़ोन से किसी के फ़ोन में मैसेज भेजना है तो वो फ़ोन टू फ़ोन मैसेज जा रहा है। ठीक है? इसी तरह से जो फ़ोन है ना वो हमारी ये ब्रेन का नर्व सेल है। अब नर्व टू नर्व सेल जो है वो एक सिग्नल जाना है तो हमारे ब्रेन ने उस पे काम करना है। ठीक है? तो ये जैसे अगर हमारे सेल्स ही खराब होंगे या कह लो कि वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे जैसे हम लोगों के सिग्नल्स खराब हुए होते हैं ये फ़ोन्स वाली ये जो सिम्स के सिग्नल खराब होते हैं तो हम मैसेजेस भेजते हैं तो वो दूसरे मोबाइल या दूसरी डिवाइस तक मैसेज जाता ही नहीं है और जब सिग्नल ही नहीं आ रहे होंगे यानी जो उनका जो पूरा मेन वो जो टेलीबूथ होता है वो खराब होगा तो सिग्नल ट्रांसफर नहीं होंगे। सिग्नल ट्रांसफर नहीं होंगे तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक मैसेज ही जाएगा। सेम हमारे ब्रेन में भी यही काम हो रहा है कि अगर वो उनका जो मेन बूथ होगा ना टेलीबूथ होगा वही खराब हो जाएगा तो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स किस तरह से उस मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम ही यही होता है कि वो मेन टेलीबूथ जो होता है ना हमारी ब्रेन का उसको ठीक रखता है ताकि जो सिग्नल्स हैं वो इजीली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकें। अब जैसे जैसे आपको पता है कि सिग्नल सही से ट्रांसफर होंगे जिससे ब्रेन सही से काम करेगा तो हमारी मेमोरी भी ठीक रहेगी। ठीक है?
और हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है यानी ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो भी ठीक तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम भी ये होता है कि उन जो नर्व सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है, यानी उनको डैमेज नहीं होने देता, कोई कैंसर सेल बन जाए अल्लाह ना करे, या लोगों के जो अक्सर आपने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो वो भी इसी वजह से होता है कि उनके जो नर्व सेल्स होते हैं ना वो काम करना खराब हो जाते हैं और वो नॉर्मल सेल की प्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि हमारी ब्रेन के अंदर सोजिश ना हो जाए, उसको भी मेंटेन करता है, यानी उसको सोजिश नहीं होने देता। और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी सबसे बेस्ट काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, जो उनके आपने देखे होंगे कि जो ये डब्बे वाले दूध होते हैं, उसके कभी आप इंग्रीडिएंट्स देखिएगा, उनमें वही चीज़ें होती हैं जो उनकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा उस वक़्त पे ज़रूरी होती हैं। तो उनके अंदर ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी डाले होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है ना ताकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक तरीके से होना शुरू हो, ठीक है? और ये न्यूरोजेनेसिस जो होते हैं ना, न्यूरोजेनेसिस को भी प्रमोट करते हैं। न्यूरोजेनेसिस कहते हैं कि न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होना, यानी हमारे ब्रेन के जो न्यू सेल्स बनेंगे, वो ठीक तरीके से बन सकें, वो एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन ना हो, इस चीज़ को भी मेंटेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है? अच्छा अब आता है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन लिखा गया। फॉरएवर का आर्टिक सी जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से मेंटेन रखता है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ना कुछ तरह की ना बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आईबीडी होता है, आईबीडी कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है, डिजीज होती है, ठीक है। या इसमें जो होती है डिफरेंट, ये मैंने डिजीजेस लिखी हुई हैं, ये लोगों को अक्सर होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो उन लोगों को खाने की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि वो कुछ खान मतलब कुछ टाइप ऑफ खाने जो होते हैं वो नहीं खा सकते हैं, या अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इनका मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल मसला रहता है, ठीक है। तो वो भी यही होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के अंदर आप यकीन करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की दर्द होने की इस तरह की बीमारियां रहती हैं, अंदर कोई भी अगर सोजिश हो जाती है उस चीज़ को भी खत्म। गट माइक्रोबायोटा ये चीजें होती हैं, ठीक है। सर्टेन काइंड ऑफ जो हमारी नहीं उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, वो बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी आपको पता है जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई चीज उनको चाहिए, तो ओमेगा 3 उनको जिंदा रखने के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे और भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट्स के लोग कहते हैं कि जॉइंट्स के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारे हेयर के लिए, हमारे जो बाल होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारे कह लो का आर्मी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो जर्म्स या बाहर कोई एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको भी फाइट अगेंस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो पहले मैंने डिटेल में बताया ना बेनिफिट्स, वो ज़्यादा मेन फोकस्ड आपने उसी पे रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इन चीज़ों पे भी बेनिफिट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि उसकी यूजेज कैसे करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सॉरी ये जो फॉर होगा, 2 सॉफ्ट जेल्स लेनी है आपने, ठीक है। वनी वो 2 सॉफ्ट जेल्स लोगे तो वो आपका 1 सर्विंग साइज होता है, ठीक है। और आपने उन सॉफ्ट जेल्स को अपने मील के साथ लेना है, यानी खाने के दरमियान में। आप आपकी मर्जी, आप सुबह नाश्ते में ले रहे हो, आपकी मर्जी आप दोपहर के खाने में या रात के खाने में ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप किस टाइम पे ले रहे हो, लेकिन हाँ आपने मील के दरमियान में लेना है। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप मील के दरमियान में ही लें, लेकिन मैं आपको वैसे एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने ये खुद अपनी मतलब अपनी डिग्री के दौरान भी, हमने अपनी स्टडीज़ में पढ़ा भी है ये चीज़, कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, मैं मेडिसिन की बात नहीं, सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ, या कोई आप मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट या किसी चीज़ के भी सप्लीमेंट ले रहे हो, उसको खाने के दरमियान में लो, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप इसको पानी के साथ लेना चाहते हो, जिसके साथ भी लेना चाहते हो। अक्सर लोग होते हैं, मैंने ये चीज़ भी देखी है कि लोग कहते हैं इसके अंदर फिश ऑयल है ना, तो आप फिश जो है वो आप दूध के साथ नहीं खा सकते, ठीक है। वो कुछ सर्टेन काइंड ऑफ फिशेज़ होती हैं जो आप दूध के साथ लेते हो तो आपकी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब होती है, ठीक है। लेकिन हर तरह की फिश ऐसा नहीं होती, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने आप को उस चीज़ से बचा के रखें, तो आप इसको पानी के साथ ही ले लें, ठीक है। अच्छा अब डाइट क्या हमें लेनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मैंने आपको शुरू में बताया था ना जब हार्ट की हेल्थ में बता रही थी, क्योंकि डाइट के अंदर हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हमें अपनी डाइट के अंदर रखने चाहिए। अच्छा, मैं आपको ना डेली रूटीन के साथ बताती हूँ। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पता है कहाँ पे आते हैं? जब हम खाना बनाते हैं ना, हांडी बना रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर घी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं
देसी घी की नहीं, मैं दूसरे पैकेट वाली घी की बात करें, अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? उससे कोई इश्यू नहीं होता देसी घी से। दूसरे घी में पता है मसला आता है, जो दूसरा घी जो ये फैक्ट्रीज़ बनाती हैं ना, ये आर्टिफ़िशियल वे में बनाती हैं और आप यकीन करो ये हमारी बॉडी के लिए इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है कि हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी वेन्स के अंदर जाके जम जाता है कि वो हिलने का नाम नहीं लेता। वो इतना काम खराब करता है ना हमारी बॉडी के अंदर। आप ये चीज़ ना खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अब तो खैर सर्दी आई है ना, आपने देखा होगा जिस डब्बे के अंदर आपने घी रखा होगा ना, वो तो जम जाता होगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के अंदर कभी भी लिक्विड नहीं रहता। तो आप सोचिए कि जो डब्बे के अंदर जम जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके कितना जमता होगा। और दूसरा, आप कभी ये चीज़ भी मतलब नोट कीजिएगा कि जो जिन खाना के अंदर घी डला होगा ना, है ना, आप उनको फ्रिज में थोड़ी देर रखें और फ्रिज में रखने के बाद जब निकालेंगे ना, तो उसके ऊपर एक घी की लेयर जमी होगी हार्ड सी। जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे वो मेल्ट नहीं होगी। तो ये आप सोचें कि अगर वो उसके अंदर जम गई है तो हमारे खाने के अंदर भी मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी जमती होगी। तो वो चीज़ें आप यूज़ मतलब घी मत यूज़ करें, बटर मत यूज़ करें खानों के अंदर। उसकी बजाय आप ये ऑयल्स यूज़ कर लें, ठीक है? जैसे ऑलिव ऑयल हो गए या वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, ठीक है? ये आपके लिक्विड यानी सॉरी रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर जाके भी लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है, अगर नाश्तों में लोग बटर यूज़ करते हैं टोस्ट के ऊपर, ठीक है? अगर आप उस बटर की बजाय, तो ये कि पीनट्स नट्स हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। दूसरा ये कि पीनट बटर इज़ अ हेल्थियर ऑप्शन देन दूसरा वाला बटर या फिर वो जो मार्जरीन हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको नाम नहीं खैर मुझे लेना चाहिए, लेकिन ये जो ब्लू बैंड होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग बड़े लोग घरों में यूज़ होता है, वो बटर नहीं है, वो मार्जरीन है। ठीक है? तो वो मत यूज़ किया करें, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है। दूसरा ये कि डिफरेंट सीड्स और नट्स होते हैं, जैसे बादाम है, कैश्यू नट्स हैं, कैश्यू नट्स को कहते हैं उर्दू में अ, ज़हन से निकल गया। अच्छा है, याद आता है तो मैं बताती हूँ। सेसमी सीड है, जो सफ़ेद तिल होते हैं, ठीक है? आप उनको यूज़ किया करें अपने खानों में अंदर, या फिर अपनी जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर सेसमी सीड्स डाला करें लाज़मी, सफ़ेद तिल, ठीक है? वॉलनट्स होते हैं, अखरोट होते हैं, ठीक है? आप वो भी यूज़ किया करें। उसके अलावा पम्पकिन सीड्स होते हैं, ठीक है? आप उनको खाएँ। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना, आप यकीन करें। आप सैलेड भी खाते हैं ना अगर घर में, यानी खाने के साथ सैलेड बना रहे हैं, उसके ऊपर से फ्लैक्स सीड्स थोड़ा-सा डाल के खा लें, या अपनी डेली रूटीन के अंदर फ्लैक्स सीड्स लाज़मी, जो अलसी के बीज होते हैं, ठीक है? उसको लाज़मी अपनी डेली रूटीन में लें। दूसरा ये कि फिश या फिर लीन मीट होता है, चिकन हो गया, या ये जो बकरे का गोश्त होता है जिसको हम छोटा गोश्त भी कहते हैं, ठीक है? वो यूज़ करें। जो बड़ा गोश्त होता है ना, रेड मीट होता है, ये गाय का या ये ऊँट का, ये खुद मत यूज़ किया करें, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा हिडन फैट होता है, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बुरे वाला बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि फिश यूज़ करें या लीन मीट यूज़ करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ इस चीज़ का कि हर रोज़ तो नहीं हम में कोई भी फिश खाता होगा, ठीक है? या हर रोज़ तो नहीं हम लोग मतलब सीड्स या नट्स वैसे खाने चाहिए, लेकिन नहीं खाते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग। तो अब आप खुद सोचें कि हम लोग ये चीज़ें खाते ही नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 जाता ही नहीं है। तो ओमेगा 3 जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक सप्लीमेंट के तौर पे अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए, ताकि जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे हम बच के रहें, और हमारी हार्ट की हेल्थ और हमारी आईज़ की, ब्रेन की, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहा करें। थैंक यू वेरी मच। ये था मेरी तरफ से। अच्छा, मैं वैसे एक और चीज़ ऐड इसमें करना चाह रही हूँ, उसके अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो वो ज़रूर पूछे मेरे से। जब हम लोग अपने पेशेंट्स को अक्सर रिकमेंड करते हैं ना, कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट, है ना? तो सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है कि फिश के ऑयल के सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? डिफरेंट ब्रांड्स के। अब आपको पता है कि हो सकता है वो थोड़े सस्ते भी हों, ठीक है, फॉरएवर की निस्बत। तो लोग आपको यही कहेंगे, ठीक है, हमने फिश ऑयल का सप्लीमेंट लेना है ना, तो हम किसी भी ब्रांड का ले लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के पास जो फ़ायदा है ना फॉरएवर की, वो है ऑर्गेनिक। यानी मैंने अभी तक जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च किया है ना, जो फिश के ऑयल के सप्लीमेंट्स बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनका कोई हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आपके अंदर सबसे बड़ा ना, आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है चीज़ का, कि आप उनको ये कहें कि देखें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, यानी इससे आपको बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, या अगर कोई चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जी, जी, आप माइक ऑन करके बोल रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो मैंने भी कहीं से पढ़ा था कि जो भी ये होते हैं ना डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, मतलब ये इस तरह से टाइम पे लें हम्म जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं मील के दरमियान में लें, लेकिन जैसे अब नाश्ते में हम्म हम लोगों की रूटीन है कि हम लोग ऊपर से चाय पीते हैं, तो ये है कि ऐसे खाना हम्म यानी कि ऊपर से चाय का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए कि उसका फ़ायदा नहीं होता। एक तो ये, दूसरा मैंने ये पूछना था कि ये हम्म 18 प्लस ही ले सकते हैं, बिलो 18 नहीं ले सकते? अब ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। कि 18 से शायद ऊपर आपने ही। एज से रिलेटेड। जी, जी, एज रेलेवेंट, क्योंकि मेरी बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी टाइम से बीमार है, तो हम्म इस वजह से पूछ रही थी कि अभी वो है 16 की है, तो मतलब अच्छा, 18 उनको ईयर। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे? उनको बेसिकली तो वो मतलब स्टडी से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है ना, तो जिसकी वजह से वो मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक है, उसका हो रहा है साइकियाट्रिस्ट से ना ट्रीटमेंट मुसलसल हो रहा है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हम्म मतलब बेहतर है, नॉर्मल है। लेकिन ये है कि उसको एक तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बज़ाहिर तो ऊपर से जिस्म बहुत फूल गया है, हम्म लेकिन अंदरूनी लिहाज से बहुत कमज़ोर है। इसी तरह से उसकी मतलब अब वो मेंटल हम्म पावर भी वो नहीं रही है, दिमाग की ना मेंटल हेल्थ का बहुत है, यानी कि हम्म जल्दी थक जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ पाना, इस तरह से है, क्योंकि हम्म उसको वो जो लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, मशीन से लगाते हैं, वो भी लगती रही है ना, तो इस वजह से, तो इसलिए मैं पूछ अच्छा रही अच्छा। थी। जी। अच्छा, तो वैसे ये देखें, फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स है ना ये। तो फिश, पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, अगेन वही चीज कि हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं बनाते हैं। जी। दूसरी बात ये कि फिश के ऑयल के सप्लीमेंट्स हैं, ये तो सबके लिए जरूरी है, ये छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी है, ये हमारे बड़े लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप उन मतलब छोटी एज के बच्चों को दे रहे हैं ना ये चीज सप्लीमेंट या कोई जी। भी चीज, तो उसकी मिकदार कम कर दें। जैसे यहाँ सही। पे 2 सॉफ्ट जेल्स है ना, यहाँ पे फॉरएवर का मैं आपको न्यूट्रिशनल वैल उसका फैक्ट दिखा लेबल दिखाती हूँ, उसके अंदर भी 2 सॉफ्ट जेल्स ही लिखा हुआ है। आप उसको 1 दे दें। ठीक है, ओके। आप उसको सही। 1 सॉफ्ट जेल एट अ टाइम दे दें। आप देखें उसको उस चीज से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जैसे जैसे मतलब फायदा होता जाएगा, तो जैसे जी। जैसे मतलब उसकी एज इंक्रीज होगी, आप उसको 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सर्विंग साइज 2 सॉफ्ट जेल्स हैं। ठीक सही। है ना? ठीक हो गया। थैंक यू। जी 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 जी, आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बहन, आपने हमें बिल्कुल लाजवाब वालेकुम कर सलाम। दिया है। वल्ला इतना ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन, इतना माशाल्लाह रिसर्च, कसम से मुझे आज वल्ला प्राउड फील हुआ है कि हमने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिसमें हम सारी फैमिली बैठ के ना कोई थैंक यू सो नई मच। चीज सीख रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं। तो जी जी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई स्वेयर आई एम प्राउड ऑफ कि आज अच्छा वो काम हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप बोल के ना एक दफा मैम को अपने प्लीज अपनी फीलिंग्स बताएं, सब बोल के बताएं, ऐसे नहीं, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा ना लें, ताकि ना हम आगे भी कोई और काम है तो वो करें। जी, जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना, मैम का ज़ाहिर है मैम की फ़ील्ड भी है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा की और बहुत ज़बरदस्त, मतलब यकीन करें भी, मतलब अब अल्फ़ाज़ में नहीं बयान हो सकता कि जस्ट वो एक खुशामद बन जाती है, लेकिन यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और हमें समझ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि थैंक हम यू। कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली मैं भी आपको फ़ीडबैक देना चाह रही थी कि माशाल्लाह वेल एक्सप्लेन्ड। बेसिकली बहुत ज़्यादा हमने ये तो सुना था कि गोश्त जो है वो इस चीज़ का नहीं खाना चाहिए, बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं मतलब घी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ इसकी रीज़न नहीं बताई थी कभी किसी ने। बिकॉज़ आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है कि मतलब रीज़न बताइए, आज हमें एक मतलब विज़न ला के सामने रखा है कि इस वजह से नहीं। सो ज़बरदस्त एक्सप्लेन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं तो जब सुन रही थी बड़े इंटरेस्ट लेवल के साथ मैंने आज सुना है। एंड सर फैसल ने भी बहुत मज़े का दिया था। एंड मतलब थैंक सेकंड यू। डे था, तो सेकंड डे में भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ आज भी। जी, थैंक यू। जी सिस्टर ज़ैनब, मैंने तो लिखा भी यही और कहूँगी भी यही कि कमाल कर दिया है आपने, बस और लाजवाब कर दिया हमें। थैंक यू। जी फैसल भाई, मैंने ये डिस्कस करना है कि माशाल्लाह सिस्टर माहम ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अल्लाह ताला मजीद जो है ना इनके इल्म में इजाफा फरमाए।
और आसानियाँ फरमाए वर्किंग में भी। तो मैंने रिक्वेस्ट एक सब टीम से ये करनी है कि जो सिस्टर ज़ैनब ने अगर कमाल किया प्रेज़ेंट करके, तो आप काइंडली बाकी भी सब अपनी खामोशी को तोड़ें। सब जो है ना सूम बुकमुम होके बैठ जाते हैं। तो हमारा ये ग्रुप बनाने का मकसद देखें ये है कि जो आपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमने एक इज़ाफ़ी ये ग्रुप बना दिया ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई माइंड ना करे मेरी बात का। तो अगर हमने एक अलहदा से ग्रुप बनाया है, तो उसका पर्पज़ ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें ज़रूर डिस्कस करें। अगर हमने प्रोडक्ट नॉलेज पे रखा है, अगर आपको बेहतर लगता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फैसल भाई मैंने और जो सिस्टर ज़ैनब ने जिस पे मीटिंग रख दी है, अब वो पत्थर पर लकीर हो गई है। आपको जो अच्छा लगता है टॉपिक, आप एक पोल क्रिएट करके ग्रुप में सेंड करें कि हमें लगता है कि हमें इस पे मीटिंग करनी चाहिए, तो हम अगली मीटिंग उस पर कर लें। तो काइंडली मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बोलें, आपस में जो उनसे डिस्कस करें। इससे हमें सबको फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, फिर हमें एक इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा जो मैंने चीज़ों को प्रेज़ेंट किया उसके बारे में क्या रहा है, मैंने कैसे प्रेज़ेंट किया है। तो आप काइंडली सब ज़रूर बोला करें। सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी सिस्टर महाम से, सिस्टर शुमाइला से, सिस्टर इकरा से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब अपना पार्टिसिपेट करके ज़रूर बोला करें।